बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम हकीकत क्या है में मैं हूँ आपका मेज़बान एहसन हमीद राजा। नाज़रीन, आपको बताएं कि आज हमारे जो मेहमान हैं उनका तारुफ मैं आपसे कराया देता हूँ। डॉक्टर मोहम्मद अयूब सिद्दीकी, डीन शोबा बिज़नेस और माशी तजियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद चौधरी सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार हैं और इनसे हम जानेंगे आज जो मुल्की सिचुएशन है और ख़ास करके माशी जो सूरत हाल है, इस हवाले से आज दोनों मेहमानों से हमने डिस्कस करना है। और ख़ास करके माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए ग्लोबल वार्मिंग के हवाले से जो स्मोग है पंजाब में, वो शदीद नुकसान कर रही है मुल्की सतह पर। और डेफिनेटली उसके हवाले से हमने क्या इकदामात उठाने हैं, इस हवाले से भी मैं अपने दोनों मेहमानों से चीज़ें पूछूंगा और अपने नाज़रीन को इस हवाले से बताएंगे। सबसे पहले खालिद चौधरी साहब, राइट साइजिंग जो 16 इदारों की जा रही है और इनकी निजकारी पर भी गौर किया जा रहा है और अहदाफ हासिल करने वाले इदारे बंद होंगे। हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया है कि जो अहदाफ मुकम्मल नहीं कर रहे इदारे, उनको बंद करने के लिए हुकूमत ने कहा है। मैं आपसे इस हवाले से पूछूंगा, प्रोग्राम है हकीकत क्या है और हमने आपसे जानना भी इस हवाले से है और अपने नाज़रीन को बताना है कि क्या ये तमाम इदारे, इनकी निजकारी भी हो जाएगी, इदारे बंद भी होंगे, डाउन साइजिंग भी होगी, क्या इससे मुल्क की मईशत बेहतर हो जाएगी? क्या आप ये भी समझते हैं कि जो हमारा हुक्मरान तबका है उसकी अगर आप इम्यूनिटीज़ के हवाले से बात की जाए या वो कम की जाए तो उससे जो माशी इस्तेहकाम है कुछ उसमें बेहतरी हो सकती है? ये तमाम तर चीज़ें भी आपके सामने हैं, लेकिन आपकी इस हवाले से क्या राय है और आप इस हवाले से क्या कहेंगे? क्या जो राइट साइजिंग है 16 इदारों की, इसकी वजह से मुल्क की मईशत बेहतर हो जाएगी? जी, मेरा ख़्याल है, बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो आपका। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये राइट साइज़िंग कह लें या इसको कोई भी नाम दे दें, इससे आप कह सकते हैं कि वक़्ती तौर पर जो है कोई इसको रिलीफ़ मिल सकता है पाकिस्तानी मईशत को। लेकिन इसे ये कहना कि इससे आप मुस्तकिल बुनियादों पर कोई रिलीफ़ हासिल कर सकेंगे या ये आपकी मईशत को मुस्तकिल बुनियादों पर ऑक्सीजन दे सकेगी, तो मैं नहीं समझता कि कतई ऐसा मुमकिन है। यहाँ सबसे अहम जो बात है वो ये है कि अदारों की निजकारी के साथ-साथ जो दीगर अवामल हैं, जब तक उनको फ़ोकियत नहीं दी जाएगी, जब तक जी। सियासी जो माहौल है उस अपोज़िशन या बाकी जो पार्टियाँ हैं, उनको साथ लेकर नहीं चला जाएगा, तो ये मईशत में आपके बेहतरी आना, मेरा नहीं ख़्याल कि किसी सूरत भी इस ऐसा हो सकता है। बहरहाल जो राइट साइज़िंग की आपने बात की है, इनमें अभी आपके सामने है कि गुज़श्ता दिनों जो पीआईए के हवाले से जो है तजर्बा किया गया और 10 अरब की बोली लगाई गई और गुज़श्ता दिनों जो है इस पर प्राइवेटाइज़ेशन कमीशन ने ये भी मौक़िफ़ दिया कि ये एक गैर हकीकी बोली लगाई गई थी। तो ये यकीनन मज़ाक ही कहा जा सकता है कि एक ऐसा कौमी इदारा जो मुल्क शनाख्त रखता है दुनिया भर में, उसको इस अंदाज़ में जो है उसकी बोली लगाई जा रही थी और जो आगे हुआ, वो सब कुछ देखते हुए कहा जा सकता है कि ये जो है अभी भी हुकूमत सही ट्रैक पे नहीं जा रही। इन्हें सबसे पहले जो है ऐसे माहौल को पैदा करना होगा जिसके नतीजे में एक बाहर की जो ओवरसीज़ हैं वो भी एतमाद में आएँ और जो बाहर के लोग हैं, जो सरमायाकारी करते हैं मुख्तलिफ मुल्कों में, उनको भी राग़िब किया जा सके कि वो पाकिस्तान आकर यहाँ पर इस हवाले से सरमायाकारी करें और यहाँ के माहौल से वो मुतमईन हो। और माहौल को आप समझते हैं कि मुतमईन होने के लिए उनके लिए यहाँ जो है उन तमाम अदारों का उस अंदाज़ में चलते हुए होना बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर रियल एस्टेट की बात करें तो आपको पता है कि पाकिस्तान का एक बड़ा नाम जो है मलक रियाज़ जो इस रियल एस्टेट के हवाले से दुनिया में शनाख्त रखता है। तो जी। पाकिस्तान के हवाले से अगर एक ऐसा किरदार जो बाहर की दुनिया में जो इस वक़्त ज़ेरे अताब है और बाहर बैठकर अपने मामलात को देख रहा है, तो वो ऐसे किरदार जो हैं बाहर के जो सरमायाकार हैं उनकी नज़रों में होते हैं। वो हुँ। उनको देखते हैं और उन तमाम अवामल को भी जाँचते हैं। तो इस किस्म की जो सूरत-ए-हाल है उसके बाद तवक्को की जाना कि बाहर के सरमायाकार जो हैं वो पाकिस्तान का रुख करेंगे, तो ये तो दीवाने का ख्वाब है। बहरहाल जो राइट साइज़िंग की बात की है, इन अदारों को बेचना जो है हुकूमत का मकसद ज़रूर है ताकि मईशत को बेहतर किया जा सके, लेकिन ये भी देखना होगा कि क्या इन अदारों का खरीदार भी कोई है या नहीं है। अगर इनका खरीदार नहीं है और उस तरह का वो जो है इसकी कीमत नहीं लगाता, उसकी बोली नहीं लगाता, तो उससे मईशत को क्या फ़ायदा होगा? वक़्ती तौर पर कुछ रकम जो है हुकूमत पाकिस्तान के पास आएगी, जो मुल्की माशी अशारियों को बेहतर दिखाई देगी, लेकिन उससे मुश्किल बुनियादों पर कुछ भी हासिल वसूल नहीं होगा। तो हमें फ़िल वक़्त जो है ज़रूरत है कि हम अपनी सिमत को दुरुस्त करें,
चाहे वो सियासी है, चाहे वो मुआशी है, चाहे जो भी है। अभी तो मुल्क की मईशत की बात हो रही है, लेकिन कभी किसी आम आदमी से पूछा गया है कि वो उसका कारोबार कैसा चल रहा है, सही। उसका रोज़गार कैसा है, तो उसको हुँ, महँगाई के जिस तरह के हालात का सामना है, कैसे उसका गुज़र-बसर हो रहा है, कोई इस हवाले से नहीं पूछता। ये ज़रूर बताया जाता है कि जो मार्केट है वो ऊपर चलेगी, ये भाई गरीब आदमी को उससे क्या फ़ायदा है? आप क्या समझते हैं कि उससे गरीब आदमी हमसे भी सवाल करते हैं कि भाई आज चैनल्स पे ये चलाया जा रहा है कि फलां चीज़ ऐसे होगी है, फलां इस तरह ऊपर जा रहा है। तो ये तमाम जो सिस्टम है ये सिर्फ़ चैनल्स की हद तक इसको शो करके नहीं चलाया जा सकता। यकीनन जो है हालात कुछ और हैं, जो दिखाए जा रहे हैं वो कुछ और हैं। तो बहरहाल ये तमाम सूरत-ए-हाल है, अभी भी हुकूमत को चाहिए कि वो मुस्बत फ़ैसले करे और दानिशमंदी के साथ और जो है तदब्बुर के साथ तमाम जमातों को भी साथ ले, तमाम सरमायादार जो हैं, जो मुख्तलिफ बिज़नेस से वाबस्ता हैं, उस कम्युनिटी को भी मुतमईन करे, किसानों को भी मुतमईन करे। तो ये ठीक है। तमाम सूरत-ए-हाल है, इसमें यही मैं कह सकता हूँ कि हमें जी, खालिद इस साहब हवाले आपका से हुकूमत जी। से जी, खालिद साहब आपका पॉइंट आ गया। डॉक्टर मोहम्मद अय्यूब सिद्दीकी डीन शोबा बिज़नेस और माशी तज्ज़ियाकार हैं आप। आपसे इस हवाले से पूछूँगा, एक तो सरमायाकारी के हवाले से जो बातचीत की जा रही है, सऊदी अरब का दौरा था वज़ीर-ए-आज़म का और वहाँ से 2 अशारिया जो कुछ बिलियन की जो सरमायाकारी थी, फिर उससे बढ़ाकर 2.8 बिलियन डॉलर की सरमायाकारी कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तान में आने वाली है। आखिर कब तक मुतवक्किल है ये सरमायाकारी? और दूसरी चीज़ आपसे इस हवाले से भी पूछूंगा कि क्या जो एक हुक्मरान तबका है उसकी मरात इतनी ज़्यादा नहीं है कि जिनको कम किया जाए और उनको कम करने की वजह से भी मुल्क में हम मईशत को बेहतर कर सकते हैं, और जो लोगों के ऊपर, जो आम आदमी के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन डाला जा रहा है टैक्स की मद में, दीगर मद में। आप देख सकते हैं कि आप खाना खाने जाते हैं एक, तो वहाँ पर भी आपको टैक्स की मद में बहुत सारी चीज़ें अदा करनी पड़ती हैं। तो इस कैफियत में, इस सिनेरियो में, क्योंकि असम्बली के अंदर भी आप देखें तो एक आम आदमी की बात नहीं हो रही, इस तनातुर में आपका क्या मौक़िफ़ है? जी, बहुत शुक्रिया। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन रेज़ किया है। देखें, सऊदी अरब से हमें सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेस भी आते हैं, जो मिडल ईस्ट से बाहर से जो लोग गए हुए हैं, जो पैसे भेजते हैं, वो इस वक़्त सबसे ज़्यादा हैं। और अगर यूरोपियन कंट्रीज़ को देखा जाए, अमेरिका को देखा जाए, वहाँ हमारी स्किल्ड लेबर है, पढ़े-लिखे लोग हैं। सही। वहाँ पे जो जॉब करते हैं, वहाँ से हमें जो रेमिटेंसेस हैं, वो इतनी मिक़दार में, इतनी अमाउंट में नहीं आ रहे। जी। एक लम्हा फ़िक्र क्या है, सोचने की बात है। नंबर 1। नंबर 2 जो आपने रेज़ किया कि एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू का जो गैप है, सबसे बड़ी बुनियादी की जड़ ही यही है। सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम ही यही है कि हम अब अपने एक्सपेंडिचर्स को बढ़ाते जा रहे हैं। अननेसेसरीली जिस सेक्शन से भी प्रेशर आता है, वहाँ तनख्वाहें बढ़ जाती हैं या उनके टैक्सेस खत्म कर दिए जाते हैं। अभी रिसेंटली भी ऐसे हुआ। इसी तरह जो अपर हाउस, लोअर हाउस के जो एक्सपेंडिचर्स हैं और प्रेसिडेंसी के, ये भी बजट हमने बढ़ाया है, कम नहीं किया, कंट्रोल नहीं किया। तो पाकिस्तान की इस वक्त 2 बड़े बुनियादी मसले हैं जो है, जब मैं कहता हूँ तो उसमें एक तो हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है, यानी हमारे लोकल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू का गैप, और दूसरा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का गैप। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के फ्रंट पे हमने काफी हद तक काबू पाया है। इंटरेस्ट रेट को भी हमने कंट्रोल किया है, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है। मिसाल के तौर पे आपने सऊदिया की, मैं दोबारा सऊदिया की तरफ वापस आऊंगा, और बाकी कंट्रीज के साथ भी हमारे जो इकोनॉमिक टाइज हो रहे हैं, ये G2G यानी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल बात हो रही है, और तकरीबन इसको अब 1 साल से तकरीबन ज्यादा हो गया है जी। ये बातचीत चल रही है, टेकर गवर्नमेंट में हो या उसमें। लेकिन जरूरत जिस बात की है वो है P2P यानी प्राइवेट सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर। जब तक प्राइवेट सेक्टर जो बाहर है, सऊदिया में, मिडल ईस्ट के बाकी मुल्कों में, अगर उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होता, वो पाकिस्तान की इकोनॉमी पे, उनकी पाकिस्तान की पॉलिटिकल कंडीशंस पे उनका कॉन्फिडेंस, ट्रस्ट बिल्ड नहीं होता, तो वो प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट जब तक नहीं आएगी, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होती। G2G लेवल पे यानी गवर्नमेंट लेवल पे जो प्रोमिसेस हैं, वो एक टेम्परेरी सोल्यूशन होता है। इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट में उसका कंट्रीब्यूशन ना होने के बराबर होता है, या होता भी है तो वो सस्टेन नहीं करता है लॉन्ग टर्म के लिए। अगर मैं आपको मुझे टाइम दे थोड़ा, तो मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान ने जो मेन अचीवमेंट्स हैं वो शॉर्ट टर्म बेस्ड हैं, और उसमें मजीद क्या करने की गुंजाइश है। अभी रिसेंटली स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इंटरेस्ट रेट तकरीबन 22% से कम करते करते 15% तक हम लेके आए हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह इन्फ्लेशन में कमी है, जो कि तकरीबन 7% प्लस है इस वक्त।
और ये 11 से 13% टारगेट था जो कि हमने काफी जल्दी फर्स्ट क्वार्टर में ही अचीव कर लिया। सप्लाई चेन जो हमारी है उसमें इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश मौजूद है, लेकिन स्मॉग है, मौसमी तब्दीलियां हैं, उसकी वजह से हमारी सप्लाई चेन बहुत डिस्टर्ब है, जिसकी वजह से महंगाई का प्रेशर गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि 6 से 7% तक लेके आए, लेकिन इससे आने वाले दिनों में, महीनों में मेरा ख्याल है इन्फ्लेशन बढ़ेगा, कम नहीं होगा। सही। इसी तरह जो ट्रेड डेफिसिट, दूसरी बात की मैंने, ट्रेड डेफिसिट यकीनन गवर्नमेंट ने काफी हद तक कम किया, लेकिन ये ट्रेड डेफिसिट हमने इंपोर्ट्स को कंट्रोल करके किया है। आपको पता है पाकिस्तान की मोस्टली जो इंडस्ट्री है वो फॉरेन रॉ मटेरियल और मशीनरी बेस्ड है। अगर आपने इंपोर्ट्स कंट्रोल की हुई हैं तो उसकी वजह से एक डेफिसिट कम होना एक शॉर्ट टर्म गेन है। लॉन्ग टर्म में क्योंकि आपको एक प्रोडक्टिविटी बिल्ड करनी है, ठीक। जो हमारी इंडस्ट्री है, जो हमारी प्रोडक्शन है, तो जीडीपी का एक बहुत बड़ा एक सिग्निफिकेंट जो प्रोडक्शन का जो बेस है वो फॉरेन डिपेंडेंट है। तो अगर आप इंपोर्ट कंट्रोल करते जाएंगे तो ये फिर प्रोडक्टिविटी जो है बिल्ड नहीं होगी, अल्टीमेटली ये इन्फ्लेशन कम बैक करेगा। क्योंकि आपके एफबीआर ने भी अपने टारगेट्स पहली छमाही में, पहले क्वार्टर में पूरे नहीं कर पाया। यानी ये जो हमें कुछ गेन मिला है वो इंटरेस्ट रेट कम होने की वजह से तकरीबन कोई 1300 बिलियन रुपीस का हमें रिलीफ मिला है। 9 ट्रिलियन का हमने इंटरेस्ट पेमेंट करनी है, जो हमारा टारगेट है, उसमें से तकरीबन ये जीडीपी का 1% बनता है, जो इंटरेस्ट रेट कम करने से 1300 बिलियन का हमें रिलीफ मिला है। लेकिन ये रिलीफ ट्रिकल डाउन यानी जनरल पब्लिक तक उस वक्त तक नहीं जाएगा जब तक सोशल सिक्योरिटी के इश्यूज को एड्रेस नहीं किया जाएगा। यानी हेल्थ है, एजुकेशन है और बाकी जो सर्विसेज हैं जो हैव नॉट्स, जो गरीब है उनको, उन तक ये बेनिफिट्स नहीं पहुंचते। क्योंकि हमने एक तरफ तो 1300 बिलियन का 1300 अरब रुपए की बचत तो कर ली, कोई 2% जिसको टेक्निकली कहते हैं, 2% इंटरेस्ट रेट कम करने की वजह से, लेकिन ये पास ऑन नहीं किया जा रहा है। इसमें गवर्नमेंट को तवज्जो देने की जरूरत है जी। तो अच्छा, इसी तरह एडीबी ने, अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह आपने कहा महंगाई के हवाले से कि आइंदा जो दिन है उसमें महंगाई बढ़ेगी, इसकी क्या रीजंस हैं, किस बुनियाद पर? क्योंकि एक तो अभी आपने देखा कि पेट्रोल की प्राइसेस जो आम एक रिलीफ समझा जाता है कि उसमें उसको बरकरार रखने की बात की गई है, लेकिन आइंदा दिनों के हवाले से जो आप ये पेशगोई कर रहे हैं, तो क्या रीजंस हैं ये पेट्रोल प्राइसेस? बाकी जो आम आदमी के लिए तो मुश्किलात वो वैसे भी बढ़ रही हैं, ना ओपोजिशन इस हवाले से बात कर रही है, ना हुकूमत सारे अपने केसेस डील करने के लिए, अगर असेंबली में देखें, वो सेनेट में देखें, वो इंटरेस्ट बेसिस पे आईनी तरमीम पेश की जा रही है और उन्हें मंजूर करवाया जा रहा है। इसके अलावा तो कुछ नहीं। लेकिन क्या आम आदमी के लिए आप ये कह सकते हैं कि कोई महंगाई में कमी की कोई पेशन गोई नहीं है, या आपके पास कोई इतलात? देखिए, महंगाई की जो बढ़ने की शरह है वो थोड़ी कम हुई है, महंगाई कम नहीं हुई। ये लोग शायद मिसअंडरस्टैंडिंग को, अच्छा डॉक्टर साहब, मतलब अगर डॉक्टर साहब पिछले दिनों आपने एक्सेलरेटर जिस तरह कहते हैं ना, डॉक्टर साहब आपने पिछले दिनों एक आईएमएफ का बयान देखा होगा, आपने एक आईएमएफ का बयान देखा होगा, उन्होंने इस हवाले से आईएमएफ भी कह रहा है कि पाकिस्तान में महंगाई कम हुई है, लेकिन आम आदमी को वो जो महंगाई कम नजर नहीं आ रही। या मैं और आप कोई चीज खरीदने जाते हैं, जितनी भी अशिया जरूरिया है वो खरीदने जाते हैं, तो वहां पे किसी किस्म की हमें कोई ऐसे उस तरह की कमी तो नजर नहीं आ रही। इसका एक थोड़ा सा मैं एक लाइन बैकग्राउंड का नंबर्स बता के फिर मैं आपको इसके फैक्ट्स की तरफ लेके जाता हूँ। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान को अगले 4 साल में कोई 100 बिलियन से ज्यादा, 100 बिलियन डॉलर की मैं बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान की ये रिक्वायरमेंट है। सही। एक साल में, इस साल जो चल रहा है, हमें कोई 26 बिलियन डॉलर की पेमेंट्स जो हमारी आउटस्टैंडिंग है, जो हमने बाहर पे करनी है, उसमें से कोई 5.7 बिलियन हमने ऑलरेडी पे किए हुए हैं। 2 बिलियन का रोल ओवर इसमें शामिल है और तकरीबन 14 बिलियन डॉलर की हम रोल ओवर की कोशिश कर रहे हैं। 14 बिलियन डॉलर का रोल ओवर या कोई और अरेंजमेंट, आईएमएफ ने इसकी तरफ इशारा भी किया है कि हमने स्टैंडर्ड चार्टर्ड के साथ 11% पे जो एग्रीमेंट, जो कॉन्ट्रैक्ट किए हैं बोरोइंग के लिए, वो खासा एक्सपेंसिव है और वो अभी तक पाकिस्तान को मिले नहीं है और पता नहीं मिलते भी हैं कि नहीं। तो अभी भी अगर ये सारे अरेंजमेंट हो जाएं, यानी अगर 14 बिलियन डॉलर का रोल ओवर बाकी अरेंजमेंट के साथ हो जाता है, तो अभी भी 6 बिलियन डॉलर गवर्नमेंट ने अरेंज करना है, जो कि एक बहुत मुश्किल सफर है। तो एक टेम्परेरी रिलीफ इंटरेस्ट रेट कम करने की, अब मैं आपको वजूहत बताऊं पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान में इन्फ्लेशन जो है वो क्यों आप इसको सस्टेन नहीं कर पाएंगे, कम नहीं कर पाएंगे। मिसाल के तौर पे यहाँ पे जो अभी जो मिड 2024 तक यानी जुलाई तक की जो रिपोर्ट है,
सही। फूड और फ्यूल कॉस्ट जो है वो लोगों के ऊपर एक सबसे बड़ा बर्डन है। उसकी कई वजूहात हैं। मिसाल के तौर पे करेंसी को हमने होल्ड तो किया हुआ है, डेप्रिसिएशन मजीद नहीं हुई। डेप्रिसिएशन एक सबसे बड़ा जो है वजह होती है इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से। लेकिन ये नीचे नहीं जा रहा, रुपया जो है वो नीचे नहीं जा रहा। रुपया उसको नीचे जाता है जब आपके पास प्रोडक्टिव कैपेसिटी हो, यानी आपकी प्रोडक्शन ठीक ठाक हो और सरप्लस आप बाहर भेज सकें, वहां से डॉलर आए। एक तो ये सोर्स है। दूसरा ये कि जो फॉरेन रेमिटेंस, जो लोग बाहर जिनको डायस्पोरा कहते हैं, वो पाकिस्तान के बारे में सोच रहे वहां से रेमिटेंसेस भेजें। अभी जो पिछले सालों के मुकाबले में देखा जाए तो पाकिस्तान, जो पाकिस्तानी ओवरसीज पाकिस्तानियों ने जो यहाँ पैसा भेजा है, वो पिछले सालों के मुकाबले में कोई ज्यादा सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। तकरीबन ये अगर मिलाएं तो ये 6-7 बिलियन डॉलर बनता है सालाना। वैसे भी कोई 27 से लेकर 32, अगर अच्छा वक्त हो तो 27 से लेकर 32 बिलियन डॉलर तक हमें रेमिटेंसेस आते हैं। जी डॉक्टर साहब, जैसा मैंने पहले उसकी साइज बढ़ रहा है, लोग भी बहुत ज्यादा जा रहे हैं, लेकिन रेमिटेंस उस लिहाज से नहीं आ रहे। आपकी गुंजाइश है तकरीबन कुछ 60-70 बिलियन डॉलर रेमिटेंस आने के। जी डॉक्टर साहब, आपको ये नहीं होगा, पाकिस्तान की इकोनॉमी पे प्रेशर रहेगा, करेंसी पे प्रेशर रहेगा और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना मुश्किल होगा। जी डॉक्टर साहब, आपका पॉइंट आ गया। खालिद चौधरी साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगा। अहम तरीन इशू है माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से, माहौलियाती जो कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं और इसमें पाकिस्तान का हिस्सा। और अगर बात की जाए COP29 समिट के हवाले से, तो उसमें वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना और वफाकी वज़ीर इत्तलात ने खिताब भी किया और वज़ीर आज़म भी गए थे। आपने तमाम तर चीज़ें देखी दुनिया के सामने। पाकिस्तान ने बड़े अच्छे तरीके से मौसमियाती जो तब्दीलियाँ हो रही हैं और पाकिस्तान पर इसके असरात के हवाले से भी डिस्कस किया। 2022 का सैलाब आपने देखा, उसके बाद पाकिस्तान ने बड़े अच्छे तरीके से ऐसा अंदाज में तमाम तर चीज़ें दुनिया के सामने रेज़ की और इस हवाले से कहा कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके लिए फ़ंड्स होने चाहिए, लेकिन पाकिस्तान को वो फ़ंड्स प्रॉपर तौर पर ना मिल सके। वही तमाम तर सिचुएशन, वही मौसमियाती तब्दीलियाँ ले डूबी हैं और आप वो देख रहे हैं कि स्मोक की वजह से पंजाब में अबतर सूरत हाल है। आप लाहौर की बात करें, मुल्तान की बात करें, वहाँ पे स्कूलों में छुट्टियाँ की गई हैं सिर्फ इसी बुनियाद पर। तो क्या कहेंगे, पाकिस्तान ने जिस तरह अपना मौक़िफ़ दुनिया के सामने रखा और जिस तरह पाकिस्तान इफ़ेक्ट हो रहा है, क्या जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनको डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए फ़ंड्स की इजरा के हवाले से जो बातचीत की गई है, ना फ़ंड दिया गया और ना इस पर कोई बातचीत हो रही है, क्या समझते हैं, क्या वजूहात हो सकती हैं? खालिद चौधरी साहब, मैं आपसे पूछ रहा हूँ इस सवाल। जी, मुझसे पूछ रहे थे आप? जी जी जी। अच्छा सर, पहली बात तो ये है कि हमारे मुल्क में बदकिस्मती से कोई भी जब दौर होता है, जैसे माजी में पीटीआई को मौका मिला, वो आए तो उन्होंने बिलियन नामी मंसूबा शुरू किया। तो होना ये चाहिए था, अगर उसमें करप्शन थी या कुछ और मामलात थे तो उनको पकड़ में होना चाहिए था। आज मौजूदा हुकूमत को उसको पकड़ में लेना चाहिए था, लेकिन वो जो मंसूबा था उसकी जी, मैं कह रहा था कि ऐसे मंसूबों को तवातर के साथ जारी रहना चाहिए। हुकूमत चाहे मौजूद रहे या ना रहे या तब्दीली आ जाए, कोई सियासी जमात दूसरी आकर बैठ जाए, तो ऐसे मंसूबों को बेशक नाम तब्दील कर दें, लेकिन इन मंसूबों का जारी रहना बहुत ज़रूरी है। अभी जितने इक़दामात उठाए जा रहे हैं इस वक़्त, उसमें देखें कि ये सब वक़्त गुज़ारने के लिए है। अभी ये महीना या 2 महीने गुज़र जाएँगे, तो इसके बाद इस पर कोई काम नहीं होगा संजीदगी के साथ। तो ये स्कूल बंद कर देना, ये कर देना, वो कर देना, वो तो सब आपने कर लिया और ये इसलिए किया कि महफूज़ रह सकें, लोगों को बचा सकें, बच्चों को महफूज़ रख सकें। लेकिन जो इससे एनवायरनमेंट पर काबू पाने के हवाले से मुस्तकिल बुनियादों पर जो इक़दामात हैं, क्या वो कोई हुकूमत इस पर मंसूबाबंदी कर रही है? अगर देखें तो बरतानिया में, लंदन में इसी तरह की एक फ़ज़ा कायम हुई थी आज से तकरीबन 5 दहाई कबल। तो 5-6 दहाई कबल जब उनको इस किस्म के चैलेंजेस का सामना था, तो हमारे पास एक रोल मॉडल वो भी है। हम देख सकते हैं कि वहाँ उन्होंने इस पर कैसे काबू पाया, तो उसको भी लिया जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आप अपने तौर पर कुछ करें, तो अगर आपको कहीं से मदद मिलती है उनके माज़ी के किसी ऐसे तजर्बे से, तो उससे इस्तिफ़ादा ज़रूर हासिल करना चाहिए। एज़ अ रोल लेकिन मॉडल उन्हें लिया जा सकता है।
जी, बिल्कुल। देखिए, अगर गर्मियों में पानी का मसला खड़ा होता है, तो वो भी हम उसको वक़्त गुज़ार के, वो चंद महीने गुज़ार के उसको गुज़ार देते हैं। वो अगले साल फिर एक जिन बनकर आपके सामने खड़ा होता है। इसी तरह अब ये मसला जो चल रहा है, आइंदा साल जब फिर यही माह आएँगे, तो फिर इसी तरह वो जिन बनकर आपके सामने खड़ा होगा और आप उसको बोतल में बंद करने की कोशिश करेंगे। तो अब हमें इस किस्म के इक़दामात को जो है उठाना होगा, ऐसे इक़दामात लेने होंगे जिनके नतीजे में आप मुस्तकिल बुनियादों पर पूरी कौम को साथ लेकर चलें, और चाहे वो पानी का मसला हो, चाहे वो माहौलियाती आलूदगी का मसला हो। तो इस सब को मिलकर देखना होगा। ये नाकाफ़ी है कि हमें पता चल दे कि जनाब जी इतने करोड़ जुर्माने कर दिए गए हैं, इतने दिनों में इतनी गिरफ्तारियाँ हो गई हैं, इतनी एफआईआर्स दर्ज हो गई हैं। ये सब कुछ चले ठीक है कानून की अमलदारी के लिए, लेकिन इस वक़्त जो लोग अपने कारोबार से परेशान हैं, उन्हें दीगर मसाइल का सामना है, महँगाई का सामना है, उन्हें हर अदारे की तरफ से मुख्तलिफ किस्म के जो है दबाव का भी सामना है। किसी को सही। जो है फूड अथॉरिटी की तरफ से जो है मुश्किलात हैं, किसी को हेल्थ वालों से हैं, किसी को डेंगी वालों से हैं। तो मतलब कोई ना कोई जो है इनको मसाइल में इज़ाफ़ा कर रहा है। इन सबको मिल बैठकर इसकी जामे हिकमत अमली अपनानी होगी, ताकि इस मुल्क को ये जितने भी मसाइल हैं, चाहे वो पानी का है, चाहे आलूदगी का है, चाहे डेंगी का है, इन सब पर जो है काबू पाया जा सके और सबको साथ लेने के बाद इस पर इक़दामात उठाए जाएँ, तब जाकर मुतमईन किस्म की पॉलिसी हो, जिससे अवाम भी मुतमईन हो और वो आपके साथ बामी इश्तराक के साथ इन तमाम जो मसाइल हैं, इन पर काबू पा सकें। डॉक्टर मोहम्मद अयूब सिद्दीकी साहब, आपसे पूछूंगा, गैसों का इखराज तकरीबन पाकिस्तान की तरफ से जो है वो 0.5% है, जो फिगर्स इस हवाले से बताए जाते हैं, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पाकिस्तान दुनिया में सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रहा है। इस हवाले से वज़ीर इत्तलात ने भी कहा COP29 समिट के दौरान, और पंजाब की जो वज़ीर आला हैं मरियम नवाज शरीफ, उन्होंने भी जो इंडियन पंजाब के वज़ीर आला हैं उनसे कहा कि हम मिल बैठ कर कोई ऐसी पॉलिसी बनाते हैं कि स्मोक के तदारुक के लिए काम किया जाए। लेकिन वहाँ से भी ऐसा कोई पैगाम अच्छा नहीं आया, क्योंकि वो इसे मजाक में ही ले रहे हैं। अगर बात की जाए पंजाब के अंदर जिस तरह स्मोग है, और इस्लामाबाद में भी आपने देखा कि बड़े पैमाने पर स्मोग है, आज जो बारिश हुई उसके बाद थोड़ी सी स्मोग में कमी वाक़ई हुई है, लेकिन इससे मुस्तकिल तौर पर कैसे निपटा जा सकता है? आपके ख्याल में क्या होना चाहिए? और ख़ास करके जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके लिए एक पॉलिसी ऐसी बनानी चाहिए कि जो जितना भी ज़्यादा गैसों का इखराज कर रहा है उस पर पनिशमेंट होनी चाहिए। आपके ख्याल में कोई ऐसी पॉलिसी बनाई जा सकती है इंटरनेशनल फोरम पर? जी बिल्कुल बनाई जा सकती है। मैं इसकी तरफ आता हूँ, सिर्फ मुझे 10 से 15 सेकंड दीजिएगा। मैं पिछले पॉइंट से रिलेटेड आपको एक बात कह दूं। जी। ओ लेवल एग्जाम में इस दफा कोई 1 लाख के करीब स्टूडेंट्स अपीयर होने हैं, और एक स्टूडेंट की जो कॉस्ट है तकरीबन कोई 2,11,000 के करीब है। तो आप अंदाजा करें कि पाकिस्तान तकरीबन कोई 21 अरब रुपया पाकिस्तान से आउटफ्लो होगा ओ लेवल एग्जाम के सिलसिले में, और पाकिस्तान का जो हायर एजुकेशन का बजट है वो तकरीबन इससे आता है। इसी तरह जो महंगाई की हम बात कर रहे थे, देखें रिटेलर्स के ऊपर टैक्स नहीं है, गवर्नमेंट के डेफिसिट्स कम नहीं हो रहे। पाकिस्तानी जो सैलरीड क्लास है वो तकरीबन कोई 350 बिलियन रुपए टैक्स देते हैं, जबकि एक्सपोर्टर्स जो है वो तकरीबन कोई 80-85 अरब रुपया। सही। और जो रिटेलर्स हैं उनको सिर्फ 15 अरब रुपए का कंट्रीब्यूशन करते हैं। तो उस लिहाज से ये गैप कैसे पूरा होगा? मैं एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर की तरफ आपको लेके जाऊंगा, उसके बाद फिर मैं आपके पॉइंट पे यानी हम पोल्यूशन और स्मॉग की तरफ आते हैं। अगर मैं आपको कहूं कि पाकिस्तान में मसाइल क्यों बढ़ रहे हैं, फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर क्यों बोझ आता है, देखें अगर आप एक लैंड क्रूजर जब कोई भी एक बड़ी गाड़ी इंपोर्ट करते हैं तो उसके मुकाबले में अगर उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा दें, आप इंपोर्ट ना करें, तो आप एक बहुत बड़ी क्वांटिटी जो है फूड की इंपोर्ट कर सकते हैं उसके, यानी आपका जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो आपके एक बेहतर और प्रोडक्टिव यूटिलाइजेशन की तरफ जा सकता है। अब मैं आपके उस पॉइंट की तरफ बिल्कुल इंटरनेशनल लेवल पे देखें, ये एक कलेक्टिव एफर्ट के नतीजे में ही आप स्मोक को कंट्रोल कर सकते हैं। स्मोक के बहुत सारे बैड इफेक्ट्स हैं, उसकी तरफ भी हम जा सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में अगर इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक अच्छी मिसाल जो मौजूद है वो हमने जो 1960 में इंडस वाटर्स ट्रीटी किया था, यानी हम कई जंगें लड़ चुके हैं और अभी भी एक नफरत इस हद तक है कि हम क्रिकेट खेलने के लिए भी तैयार नहीं है। तो अगर इंडस वाटर्स ट्रीटी हो सकता है, और जाहिर है कि ये दोनों कंट्रीज की आवाम के लिए और एग्रीकल्चर के लिए एक बेहतर मुआहदा था,
तो जो स्मोक है या जो भी हमारे पोल्यूशन से रिलेटेड इश्यूज हैं, इसके ऊपर एक कलेक्टिव एफर्ट के तौर पर बिल्कुल इसके ऊपर एग्रीमेंट हो सकता है, कोऑपरेशन हो सकती है, लेकिन दोनों तरफ से इसकी तरफ बढ़ना होगा। अगर हम एक दूसरे को ब्लेम करते रहेंगे तो फिर मुश्किल होगा। 1981 में इंडिया ने एक लॉ इंट्रोड्यूस करवाया था जिसमें उन्होंने ये जो बर्निंग ऑफ मटेरियल यानी जो बच जाती हैं रेजिड्यू जिसको हम कहते हैं फसलों के, उनको जलाने के ऊपर पाबंदी थी और इसके अलावा और भी बहुत, लेकिन इस पे अमल दरामद ना होने के बराबर है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। पाकिस्तान के पास कोई ऐसा नेटवर्क ही नहीं है जिससे कोई इफेक्टिवली हम पोल्यूशन कंट्रोल मेजरमेंट कर सके, यानी ये नाप सकें कि पोल्यूशन है किस कैटेगरी की, किस रैंक की है, और वजूहात जो है वो ज़ाहिर है कि इंटरनेशनल जो हमारे जो रिसर्चर्स हैं, साइंटिस्ट हैं या इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो हमारे साथ डाटा शेयर करती हैं, तो हमें पता चलता है कि ये मसाइल हैं पाकिस्तान में। सही। अच्छा, इसी तरह मैं आपको बताऊं कि इंडिया ने जब इंडिया पे बनी तो हमने तो मोदी ने सार्क का प्लेटफॉर्म से कोविड के ऊपर एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया था। सिमिलर इनिशिएटिव कैन बी टेकन हियर पाकिस्तान इंडिया के दरमियान। बिल्कुल ये एक कलेक्टिव एफर्ट से और इनिशिएटिव से ये हो सकता है, इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। इंग्लैंड की जो थी, इंग्लैंड की बात हो रही थी। इंग्लैंड में 1952 में एक बहुत सीरियस क्राइसिस था स्मॉग की वजह से, जैसे हेल्थ इश्यूज, जहरीले मादे और ये सारे थे। उस पे भी उन्होंने रेगुलेशन भी की, लेकिन जो यूरोपियन यूनियन के प्लेटफॉर्म से जो उन्होंने एफर्ट्स की उसके नतीजे में ना सिर्फ इंग्लैंड में बल्कि यूरोप में ये जो थी पोल्यूशन कंट्रोल और स्मॉग कंट्रोल और ये सारी चीजें जो है हेल्थ से रिलेटेड ये इंट्रोड्यूस हुई। और अब आप जाके देखें, आपको अंदाजा ही नहीं हो, यकीनन आप गए होंगे इंग्लैंड में, आपको अंदाजा नहीं होता कि ये इस शहर में, लंदन जैसे शहर में और बाकी शहरों में कभी स्मॉग या इस किस्म की पोल्यूशन भी हुआ करती होगी। तो बहरहाल वहाँ पे गवर्नेंस के इश्यूज हैं। गवर्नेंस को अगर जो मेजर्स यहाँ पे लिए जा सकते हैं उसमें एक तो ये हो सकता है लोकल लेवल पे, मैंने एक तो बता दिया इंटरनेशनल लेवल पे और रीजनल लेवल पे कोऑपरेशन, दूसरा लोकल लेवल पे देखें हमें लोगों के अंदर अवेयरनेस लेके आनी है और ये गवर्नमेंट के इनिशिएटिव से बिल्कुल हो सकती है, यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, लेकिन गवर्नमेंट इंसेंटिवाइज करे, बेहतर ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करे पब्लिक ट्रांसपोर्ट। उससे ये है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तरफ जाके ये जो हर घर में जितने लोग, जितने बच्चे जवान होते हैं उतनी गाड़ियां आ जाती हैं या बाइक्स आ जाती हैं, उससे पोल्यूशन, ये सबसे बड़ा सोर्स जो है ये ट्रांसपोर्ट है सही पाकिस्तान में जो पोल्यूशन का, तो उसकी तरफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ आना चाहिए। इसी तरह जो एग्रीकल्चर वेस्ट है उसके ऊपर कोई बंदोबस्त होना चाहिए, कोई रेगुलेशन होनी चाहिए, उसका रिसाइकलिंग का बंदोबस्त होना चाहिए। देखिए इंग्लैंड ने जो एक जबरदस्त काम किया था, पूरी दुनिया में एडवांस कंट्रीज में, इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज में ये होता है कि चिमनी से जो धुआं निकलता है उसके अंदर जो जहरीले मादे होते हैं उसके ऊपर उन्होंने एक टेक्निकल डिवाइसेस डेवलप की जो अवेलेबल है। टेक्निकल डिवाइसेस वहां पे लगाई जाती हैं तो उसके जहरीले मादे जो ना वो वहां पे डाई डाउन हो जाते हैं और फैलते नहीं है फिजा में। सही। तो वो जब एक चीज अवेलेबल है, लेकिन हम उठ के एक जो कमजोर जगह पे जाके अटैक करते हैं, मिसाल के तौर पे भट्टे बंद करते हैं। आप भट्टे वालों को बताएं कि भाई ये टेक्निक है, मीडिया के जरिए अवेयरनेस दें, मीटिंग्स करें उनके साथ कि ये टेक्नोलॉजी है, आप अपने भट्टे की जो चिमनीज हैं उनके ऊपर ये लगाएं ताकि जो फिजा में काला धुआं जा रहा है उसमें से जो जहरीले मादे हैं वो यहाँ पे फिल्टर हो जाएं और बेशक वो धुआं नजर आएगा लेकिन उसमें जहरीले मादे नहीं होंगे और ये स्मोक से आप बच जाएंगे। तो ये मेरा ख्याल है कुछ है। इसी तरह प्लांटेशन है, ट्रीज वगैरह, इनका वेजिटेशन की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। आप देखें कि हमारा जो अनफॉर्चुनेटली हमने रियल एस्टेट में बहुत डेवलपमेंट की है लेकिन हाउसिंग के मसाइल हल नहीं हुए, इसलिए कि वो हाउसिंग के मसाइल हल करने के लिए रियल एस्टेट का यहाँ पे बिजनेस डेवलप हुआ, वो इस पर्पस के लिए था ही नहीं। वो पैसा कमाने के लिए था, जिसकी वजह से आप देखेंगे आपने दरख्त काटे। मुल्तान में अभी एक बड़ी सोसाइटियां बन गई। जब मुल्तान में मेरा शहर है, मुझे दुख होता है कि वहाँ पे जो मैंगो ट्रीज हैं, अगर आप देखें शायद तस्वीरें देखी होंगी मीडिया पे, ज्यादा उसको कवर नहीं किया गया,
जो मैंगो ट्रीज हैं वो काट दिए गए। लेकिन वहां पे आप जाके देखें, विजिट करें, अपनी मीडिया टीम को भेजें, ठीक, अपनी जो फील्ड की जो रिसर्च टीम है, आपको देखेंगे कितने घर बने हैं और कितने मिडिल क्लास लोग वहां पे रहते हैं, आपको कोई भी नहीं मिलेगा जी। एग्जैक्टली। तो ये सारे मसाइल है जिसकी तरफ तवज्जो देने की जरूरत है। यानी हाउसिंग के मसाइल हल करें हम, जी। हाउसिंग के तो ये बड़ी बड़ी जो हाउसिंग सोसाइटीज और जो बने हैं यहाँ पे, ये हाउसिंग के मसाइल को इन्होंने बढ़ावा दिया है, उसमें कमी नहीं वाकई हुए। ये हम बड़े दुखी दिल से कहते हैं जी। ठीक, इन चीजों की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, इससे मल्टीपर्पज आपको ऑब्जेक्टिव अचीव होते हैं। ठीक सर, पॉइंट आ गया। खालिद चौधरी साहब, लास्ट इस हवाले से कुछ आप कमेंट्स करना चाहें, खास करके एक तो बीमारियां बहुत ज़्यादा फैल रही हैं स्मोग ही की वजह से, तो क्या कोई पॉलिसी इख्तियार की जा सकती है? कोई अपनी तरफ से कोई पॉइंट देना चाहें हुकूमत को? देखिए, मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि पॉलिसीज़ कोई भी बनाए, लेकिन उन पॉलिसीज़ का तसलसल जो है वो बहुत ज़रूरी है। वो वक़्ती नहीं होनी चाहिए, जब तक उसका तसलसल नहीं होगा, तब तक जो है हम कोई भी जो है नतीजा ख़ेज़ उसका फ़ायदा हासिल नहीं कर सकेंगे। तो ये तमाम बातें हैं, तो इस तमाम बातों के नतीजे में जो सबसे अहम चीज़ है कि इसमें जितने भी मसाइल हैं हमारे, उनको बजाय उस सीज़नल जो उनके हैं मौके, उस पर देखने की बजाय उससे पहले जो है मुस्तकिल बुनियादों पर उनकी जो है उनके लिए कोई ना कोई हिकमत अमली तैयार होनी चाहिए हुकूमत की तरफ से, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है उन चीज़ों को मुस्तकबिल में उस पर काबू पाया जा सके। ये इसका हल नहीं है कि आप जुर्माने कर दें, आप छुट्टियाँ कर दें, आप हर तरह के वो इक़दामात उठाएँ जिससे आम आदमी को फ़र्क पड़े। तो बहरहाल ये तमाम बातें हैं, इन पर फिर भी यही है कहना मुख्तसर कि चाहूँगा कि हुकूमत को जो भी कदम उठाना है, वो ऐसा उठाया जाए, जो ऐसा कानून बनाया जाए, जो आगे आने वाली हुकूमतें भी उनको लेकर चलें, ताकि 5-10 साल बाद उसके नताइज इस मुल्क के शहरियों को देखने को मिलें। जी। डॉक्टर मोहम्मद अय्यूब सिद्दीकी साहब, आपने प्रोग्राम ज्वाइन किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खालिद चौधरी साहब, आपने भी हमें अपना फीडबैक दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने सुना, फीडबैक लाजमी दीजिएगा। आज के प्रोग्राम से इतना ही, अगले प्रोग्राम के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने हिफ़ाज़त।